अप्रैल 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान इस दुनियाई फ़ानी से रुखसत हुए। इनकी जगह नवाबी इन्हीं के नवासे नवाब सिराजुद्दौला को दी गई। नवाब सिराजुद्दौला की उम्र इस वक्त 23 साल थी। नवाब सिराजुद्दौला को जब ताज पहनाया जा रहा था तो सब लोग खुश थे सिवाय एक शख्स के जो नवाब सिराजुद्दौला से बुग़्ज़ रखता था। और कमाल की बात तो ये थी कि ताज भी वो शख्स पहना रहा था जिसके दिल में बुग़्ज़ था कि मुझे ये ताज मिलना चाहिए था, हर कीमत पर मिलना चाहिए था, लेकिन अपनी ये ख्वाहिश किसी को बता न सकता था और दिल ही दिल में मरे जा रहा था कि कौन सा ऐसा वक्त हो कि जब ये ताज मेरे सर पर सज जाए। जी हाँ दोस्तों, इस शख्स का नाम था मीर जाफर खान बहादुर, जो कि नवाब सिराजुद्दौला की फौज का सिपहसालार भी था। मीर जाफर ने प्लासी की जंग के दौरान इसके साथ धोखा किया और 1757 में बरतानवी फतह के बाद खुद तख्त नशीन हो गया था। मैं हूं सुफियान तादीब और आप देख रहे हैं वहाब टीवी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज की इस वीडियो में हम इस नमक हराम मीर जाफर का जिक्र करेंगे। इसने नवाब के साथ गद्दारी कैसे की और इसके बाद इसका अंजाम क्या हुआ था। दोस्तों, भारत की रियासत वेस्ट बंगाल के इलाके मुर्शिदाबाद में एक कदीम और आलीशान महल के खंडरात मौजूद हैं। जो भी शख्स इस महल के पास से गुजरता है तो वो इस पर लानत भेजता है और मलामत करता है, इस आलीशान महल पर थूकता है। और कुछ लोग तो इतने जज्बात में आ जाते हैं और अपनी चप्पल को उठाकर इस महल को मारना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस महल का नाम है नमक हराम ड्यूरी। इसके दरो दीवार से टपकती इबरत और वीरानी इसके मालिक की नमक हरामी और गद्दारी के किस्से सुनाती हैं। आज से तकरीबन 300 साल पहले नमक हराम से मंसूब ये खंडरात एक शानदार महल हुआ करती थी। इसका मालिक मीर जाफर था। मीर जाफर कोई अमीर घराने से ताल्लुक ना रखता था, बल्कि ये एक गरीब शख्स था। इन दिनों मुगल हुकूमत की कमजोरी के सबब हिंदुस्तान के कई सूबे खुद मुख्तार हो चुके थे, जिनमें से एक बंगाल का सूबा भी था। बंगाल इस वक्त अमीर सूबा था और इसका शुमार अमीर तरीन इलाकों में होता था। इन दिनों बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान थे। मीर जाफर ने अलीवर्दी खान के दौर में छोटी सी मुलाजमत अख्तियार की और अपने तेज और शातिर दिमाग की बदौलत तरक्की करते करते बंगाल फौज के सिपहसालार के ओहदे तक पहुंच गया था। मीर जाफर को नवाब अलीवर्दी खान का इस कदर एतमाद हासिल था कि नवाब ने इसके साथ अपनी भतीजी की शादी तक कर दी थी। लेकिन मीर जाफर में दौलत की हवस इस हद तक बढ़ी हुई थी कि इसने राजमहल के फौजदार के साथ मिलकर अपने ही मोहसिन नवाब अलीवर्दी खान के कत्ल का और तख्त बंगाल पर कब्जे का मंसूबा भी बनाया था। लेकिन इसका ये मंसूबा कामयाब ना हो सका और इस साजिश की इतला अलीवर्दी खान तक पहुंच गई। लेकिन किस्मत ने अलीवर्दी खान को इतना मौका ही ना दिया कि वो मीर जाफर से हिसाब किताब करते। 1756 में नवाब अलीवर्दी खान के इंतकाल के बाद इनके नवासे नवाब सिराजुद्दौला सिर्फ 23 साल की उम्र में बंगाल के हुक्मरान बने। हालांकि नवाब सिराजुद्दौला इंतहाई नरम दिल, वामदोस्त और मजहबी किस्म के इंसान थे। इसके बावजूद इनका नवाब बनना मीर जाफर को एक आंख न बाया था। वो पहले दिन से ही नवाब का तख्ता उल्टने की मनसूबाबंदी करते रहे। इन दिनों अंग्रेज तजारत की आड़ में हिंदुस्तान में खुफिया तौर पर अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। इन्होंने नवाब की तरफ से मिलने वाली मराआत का गलत इस्तेमाल किया और फोर्ट विलियम नामी किले की पुख्ता दीवारें तमीर कर दी। टैक्स और कस्टम ड्यूटी की चोरी करना अंग्रेजों का मामूल बनता जा रहा था। इसके अलावा अंग्रेज रियासती मुजरमों और गद्दारों को पनाह देने लगे। नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की इन हरकतों पर शदीद तरीन एतराज था। लेकिन जब अंग्रेजों ने इन तमाम महदों को बुलाए ताक रखते हुए कलकत्ता में अपनी फौज की तादाद बढ़ानी शुरू की तो नवाब सिराजुद्दौला ने मुतअद्दिद अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी अंग्रेज जान बचाकर निकल गए। ये तमाम वाक़यात अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान जंग का बाइस बने। इस जंग को तारीख में जंग प्लासी के नाम से याद किया जाता है। ये जंग नवाब और अंग्रेजों अफसर रॉबर्ट क्लाइव के दरमियान लड़ी गई थी। ये रॉबर्ट क्लाइव की फौज की तादाद 3000 थी। 3000 की इस फौज में भी 2100 के करीब अफराद हिंदुस्तानी थे। नवाब सिराजुद्दौला के पास 53 तोपें भी मौजूद थी, जिनका अंग्रेजों के पास कोई जवाब न था। तमाम तर साजो सामान के बावजूद नवाब सिराजुद्दौला ये जंग हार गया। प्लासी की जंग में हार के बाद रियासत बंगाल को अंग्रेजों की गुलामी में धकेल दिया गया। बंगाल की फतह ने अंग्रेजों के लिए तमाम हिंदुस्तान पर कब्जे के दरवाजे खोल दिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तो इसका जवाब था मीर जाफर खान बहादुर, जो गद्दारे वतन था, जिसने अपनी जाती मफाद की खातर हिंदुस्तान को सदियों की गुलामी में धकेल दिया। प्लासी की जंग
سے پہلے انگریز یہ جانتے تھے کہ نواب سراج الدولہ کی فوجوں کو شکست دینا ناممکن تھا، اس لیے انہوں نے نواب کے مخالف رشتہ داروں اور اعلیٰ عہدیداروں سے ساز باز کی۔ ان میں سے نمایاں میر جعفر تھے، جب بنگال میں نواب سراج الدولہ کے بعد سب سے زیادہ با اختیار تھا اور بنگال کی فوج کا سپاہی سالار بھی تھا۔ تخت کے لالچ میں یہ کمینہ شخص اپنی زیر کمان فوج لے کر انگریزوں کے ساتھ جا ملا اور نواب سراج الدولہ کی یقینی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے سلطنت کے وفادار ماہرین نے نواب سراج الدولہ کو میر جعفر کے ارادوں سے باخبر کرنے کی کوشش کی، جس پر نواب سراج الدولہ نے اپنی پگڑی میر جعفر کے قدموں میں رکھی اور کہا کہ ماما، یہ پگڑی آپ ہی نے مجھے پہنائی تھی، اب اس کی عزت بھی رکھنا۔ اس کے جواب میں میر جعفر نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھائی کہ وہ کبھی بھی نواب کو دھوکہ نہیں دے گا، لیکن اس نمک حرام انسان نے قرآن پاک کی اس قسم کا بھی پاس نہ رکھا۔ جنگ میں ہار کے بعد نواب سراج الدولہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ پٹنہ شہر میں روح پوش ہو گئے تھے، لیکن میر جعفر کے سپاہیوں نے ان کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ بعد ازاں نواب سراج الدولہ کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس کے بعد نواب سراج الدولہ کی لاش کی پوری طرح بے حرمتی کی گئی۔ غدار میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کی مشق شدہ لاش کو ہاتھی پر رکھ کر تمام مرشد آباد میں گھمایا اور ساتھ ہی اپنے نئے نواب ہونے کا اعلان بھی کر دیا، لیکن میر جعفر کا خود مختار نواب بننے کا خواب کبھی پورا نہ ہو سکا، کیونکہ اس فتح کے بعد انگریزوں نے بنگال کا تمام خزانہ اور ہیرے جواہرات لوٹ لیے تھے، جبکہ میر جعفر کو صرف ایک کٹ پتلی کی حیثیت حاصل تھی۔ بنگال کی معیشت تباہ برباد ہو چکی تھی، جس سے تنگ آ کر میر جعفر نے انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے جواب میں انگریزوں نے میر جعفر کو میدان جنگ میں شکست دی اور میر جعفر کو نوابی سے فارغ کر دیا تھا۔ میر جعفر کی کرسی پر میر جعفر ہی کے داماد میر قاسم کو بٹھا دیا گیا تھا۔ جلد ہی وہ بھی انگریزوں کی بے جا مداخلت اور امنگوں سے تنگ آ گیا اور دوبارہ نوابی میر جعفر کو مل گئی، لیکن جب تک یہ نمک حرام زندہ رہا، انگریزوں کی غلامی کرتا رہا اور ان کے تلوے چاڑتا رہا۔ آج دنیا بھر میں میر جعفر غداری کی علامت مانا جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔